लाइव। नमस्कार। वी वेलकम ऑल आवर वीएलईज और साथ ही उन दर्शकों का जो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आज जुड़े हैं। पिछले कुछ समय से हम पीएमजी दिशा की ट्रेनिंग इस प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न राज्यों को देते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटका के वीएलई से। कर्नाटका के वीएलई से बात करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्टेट के अधिकारी इस वक्त कर्नाटका स्टेट के अधिकारी मंजुनाथ नांकी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। मंजुनाथ, वेरी वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। मंजुनाथ से बात करें उससे पहले हम अपने व्हीलीज को मैसेज देना चाहेंगे कि पीएमजी दिशा, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि पीएमजी दिशा योजना क्या है और किस तरीके से काम करती है। क्या किन बातों का उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि उनका सेंटर लगातार चलता रहे और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि नाम कहता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये एक योजना है जो भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को डिजिटल लिटरेट करने के लिए, डिजिटल साक्षर बनाने के लिए शुरू करी है। हर घर से एक व्यक्ति इस योजना में अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो सबसे पहले बात करी जाए कि इसमें इस योजना में काम कैसे करें। कोई भी व्यक्ति जिसकी सीएससी आईडी इस वक्त चालू है, एक्टिव है, डिजिटल सेवा पोर्टल में 3 महीने से ज्यादा काम करता आ रहा है, 50 से अधिक ट्रांजेक्शन्स कर चुका है, विभिन्न सेवाएं लोगों को दे चुका है। इसके अलावा उसके पास 200 स्क्वायर फुट का एरिया अब एज अ सीएससी सेंटर उसके पास मौजूद मौजूद है। कम से कम 2 कंप्यूटर, इंटरनेट और वेबकैम की सुविधा के साथ उसके पास मौजूद है। अगर ये सब सुविधाएं आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तो आप एक वेली के रूप में पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल विजिट करना पड़ेगा। वहां पे एजुकेशन टैब के अंदर पीएमजी दिशा का आपको लोगो दिखाई देगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे कुछ जानकारी आपकी पहले से भरी होगी, जैसे आपकी सीएससी आईडी, आपका नाम, आप किस राज्य और डिस्ट्रिक्ट से हैं वो पहले से लिखा रहेगा। आपको बाकी जानकारी और अन्य जानकारी ऐड करनी होगी, जिसमें आपकी ग्राम पंचायत, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा आपको दोबारा से भरना होगा। इस बात का खास ध्यान रखिए कि कोई भी स्पेलिंग एरर या नंबर्स की गलती यहाँ पे ना करें, क्योंकि एक बार जानकारी दर्ज करने के बाद हम उन्हें तो आपको दोबारा मौका नहीं देंगे उसको एडिट करने का। यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी जानकारी भरने के बाद आप हम आपसे 3 दस्तावेज मांगते हैं जो पोर्टल पे आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहला दस्तावेज है पंचायत डॉक्यूमेंट। पंचायत डॉक्यूमेंट एक वो लिस्ट है उन लाभार्थियों की, उन कैंडिडेट्स की जिनको आप पढ़ाएंगे, पीएमजी दिशा में ट्रेन करेंगे और परीक्षा दिलाएंगे। उनकी एक सूची बनाएंगे आप और अपने ग्राम प्रधान से या ग्राम पंच के सदस्य से उसको हस्ताक्षरित करवाएंगे और उसका पीडीएफ फाइल हमारे सिस्टम पे अपलोड करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट हम आपसे मांगते हैं एफिडेविट। एफिडेविट में ये लिखा हुआ है कि आप एक वीएलई के रूप में पीएमजी दिशा की सभी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और उसको बिना निष्पक्ष एग्जाम करवाएंगे, बिना किसी चीटिंग या मैल प्रैक्टिस के। लेकिन अगर आपका सेंटर किसी गलत गतिविधियों में पकड़ा गया और पकड़ा जाता है तो आपकी सीएससी आईडी और पीएमजी दिशा आईडी को खारिज या निरस्त भी किया जा सकता है। और तीसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं आपका एड्रेस प्रूफ। ये कोई भी एक आपका पहचान पत्र हो सकता है जिसमें आपकी फोटोग्राफ और एड्रेस लिखा हो। आप इन तीनों दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपका सेंटर अप्रूवल के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम को आ जाता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर पे फिजिकली पहुंचती है, वो वहां पे जांच करती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने भरा है, जो मेंशन किया है, वो सही भी है या नहीं। दे चेक वेदर द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव mention is correct or not, the number of computers are there or internet connectivity or electricity is there or not। इन सभी बातों की पुष्टि करने के बाद, चेक करने के बाद आपके सेंटर को अप्रूव कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप पीएमजी दिशा में अब कैंडिडेट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। टू रजिस्टर अ कैंडिडेट वी हैव फ्यू क्राइटेरिया विद अस। उसके लिए 14 से 60 साल की वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि लाभार्थी को, कैंडिडेट को पढ़ना लिखना आता हो लेकिन डिजिटल रूप से वो इलिटरेट हो, उसको मोबाइल फोन और कंप्यूटर का ज्ञान ना हो। इसके अलावा आप हमारे पास इस वक्त 2 ऑप्शन है कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने के। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के थ्रू, जहाँ पे बायोमेट्रिक के जरिए, यानी बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान या आइरिस की मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से लाभार्थी का, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन, कई बार हमने देखा है कि हमारे कर्नाटका के वेलीज ग्राम पंचायत में ऐसे इलाकों में भी जाते हैं जहाँ पे जो उनके सेंटर से काफी दूर है या ट्राइबल एरिया है। ऐसे इलाकों में कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आपको विकल्प ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मोबाइल फोन के जरिए भी कैंडिडेट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। बस इस बात का खास ध्यान रखना है कि हर कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन करने पर आपको एक नया मोबाइल नंबर, एक यूनिक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, क्योंकि ओटीपी के जरिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कैंडिडेट के सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद, चाहे वो बायोमेट्रिक से हो या मोबाइल के जरिए, ओटीपी के जरिए, आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन करने के ठीक 10 दिन बाद कैंडिडेट एग्जाम के लिए मान्य हो जाता है, आप उसकी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन इस 10 दिनों में आपको कुछ एक्सरसाइजेस कैंडिडेट के साथ करनी होंगी। पहला, आपको हमारे पास 22 इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल है जो कैंडिडेट के डैशबोर्ड में रहेगा। आप उन्हें पढ़ाएं, कैंडिडेट को ट्रेन करें, उन्हें सिखाएं कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। मॉड्यूल्स में कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, इंटरनेट के बारे में बताया गया है, मोबाइल फोन इंटरनेट कैसे अलग है लेकिन कम्युनिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया है कि कैसे मोबाइल फोन के जरिए आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी इन मॉड्यूल्स में दी गई है। अगर आप कैंडिडेट्स कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है वो उस भाषा में सीख सकता है। 20 घंटे की इस ट्रेनिंग को आप एक कंप्यूटर में कैंडिडेट को बिठा के भी दे सकते हो। इसके साथ ही आप ग्रुप में भी उन्हें पढ़ाकर, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जैसे बच्चों को अच्छा लगता है, वैसे आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब 20 घंटों के बाद, 10 दिन के बाद कैंडिडेट परीक्षा के लिए मान्य हो जाता है। परीक्षा देने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। परीक्षा के समय जितनी बार आप परीक्षा करवाएंगे उतनी बार आपके सेंटर पे एक इन्विजिलेटर का होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु इज दिस इन्विजिलेटर, व्हाट आर हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन्विजिलेटर वो व्यक्ति या महिला हो सकती है जिसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो, बेसिक नॉलेज हो। वो चाहे तो आपका गवर्नमेंट टीचर, बैंक ऑफिसर, पोस्ट ऑफिसर, कोई भी हो सकता है जो कंप्यूटर की जानकारी रखता हो। वो हर बार आपके सेंटर पे परीक्षा के दौरान मौजूद रहेगा और इस बात के चेक करता रहेगा कि आपके यहाँ परीक्षा बिना किसी चीटिंग या मैल प्रैक्टिस के हो रही है। इन्विजिलेटर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस बात का ध्यान रखिए कि आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है। एक व्यक्ति का अगर इन्विजिलेटर के रूप में आधार आपके सेंटर पे रजिस्टर है तो वो व्यक्ति दूसरे केंद्र में, दूसरे सेंटर पे एज इन्विजिलेटर काम नहीं कर सकता। दूसरी एक्सरसाइज आपको कैंडिडेट की परीक्षा देने से पहले ये करवानी होती है कि आपको हमारी मेल आईडी है एक go-ahead@pmgdisha.mail.in, ये कैंडिडेट के डैशबोर्ड में भी दिखाई देती है कि आपको कैंडिडेट को सिखाना है कि एक मेल इस मेल आईडी पर कैसे लिखें। इस बात की पुष्टि की जाएगी इस बात से कि कैंडिडेट को मेल लिखना आता है, मेल भेजना आता है और ईमेल के जरिए वो कम्युनिकेशन कर सकता है। तीसरी एक्सरसाइज आपको करनी है कि कैंडिडेट के साथ एक एक रुपए की 3 वर्चुअल ट्रांजैक्शंस, डमी ट्रांजैक्शंस करनी है। हमें इस बात की जांच करनी है कि क्या कैंडिडेट को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आता भी है या नहीं। अगर आप इन तीनों एक्सरसाइजेस को कर लेते हो, अब आपका कैंडिडेट परीक्षा के लिए तैयार है। परीक्षा वाले दिन आपको खास बातों का ध्यान रखना है। आपको इस बात का चेक करना है कि कैंडिडेट अपना आधार कार्ड लेके आपके सेंटर पे जरूर आए। बिना आधार कार्ड या पहचान पत्र की परीक्षा उसकी आरंभ नहीं हो सकती, शुरू नहीं हो सकती। आपके सेंटर पे आपका इन्विजिलेटर मौजूद होना चाहिए। आपके सेंटर पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी मौजूद रहनी चाहिए। आपके पास जब कैंडिडेट का एग्जाम शुरू होता है तो सबसे पहले कैंडिडेट की फोटो क्लिक की जाती है, इस बात की जांच करने के लिए कि जो पहचान पत्र और कैंडिडेट एग्जाम देने आया है वो एक है या नहीं। तो अगर कैंडिडेट की आधार या पहचान पत्र में फोटो बहुत पुरानी है तो इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि आप अभी की शक्ल और बात की शक्ल में जो मिलना जुलना अगर कम होगा तो कैंडिडेट को एग्जाम के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो आपने भी देखा होगा कि आप जो कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं उनका आधार काफी समय पहले बना है और आज वो ऐसे ही वैसे नहीं दिखते, उनकी शक्ल में काफी चेंजेस हो गए हैं। तो अपडेटेड आधार के साथ ही एग्जाम करवाएं। सर ढका ना हुआ हो, बड़े चश्मा ना पहना हुआ हो, किसी भी तरह का मास्क से चेहरा ढकना नहीं चाहिए। इस बात क्योंकि फिर कैंडिडेट की पहचान की जांच नहीं की जा सकती, चेक नहीं कर पाएंगे कि वो कैंडिडेट एक्चुअल में क्रेडिबल है या नहीं। उसके बाद इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी होना भी जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बिना आपका एग्जाम शुरू ही नहीं हो पाएगा। और अगर बार बार बिजली कट रही है तो इससे भी आपकी कैंडिडेट का एग्जाम पूरा नहीं हो पाएगा और उनका एग्जाम वो फेल भी हो सकते हैं, जिससे आपको उनका पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैंडिडेट को, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो कैंडिडेट और स्क्रीन के बीच में कम से कम 1.5 मीटर का गैप होना चाहिए।
कैंडिडेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे के समय में उसे 25 सवालों के जवाब देने होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है और सही का चयन करना है। यहाँ अगर कैंडिडेट ने एग्जाम सबमिट कर दिया तो उसका रिजल्ट तुरंत हम पब्लिश कर देते हैं, कैंडिडेट पास है या फेल। तुरंत हम एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं और 40 से 45 दिन के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट के डैशबोर्ड में आता है। अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि मैं अपना सर्टिफिकेट कहाँ देख सकता या सकती हूँ। तो या तो आप अपना लॉगिन करके पीएमजे दिशा आईडी में एज अ कैंडिडेट लॉगिन करके देख सकते हैं, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में भी है। तो हम अपने सारे वीडी से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने कैंडिडेट्स को जरूर बताएं कि उनका पीएमजे दिशा का सर्टिफिकेट, चाहे वो कितना भी पहले उन्होंने एग्जाम दिया हो, डिजी लॉकर में मौजूद है। डिजी लॉकर में लॉगिन करके वो अपना पीएमजे दिशा सर्टिफिकेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपसे उन बातों के बारे में बात करूंगी कि आपको कौन-कौन सी चीजें नहीं करनी है एग्जाम के दौरान। देखिए, एग्जाम के दौरान आपका प्रॉक्टर एग्जाम रोक के सवाल कर सकता है कि दाएं देखिए, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो। तो जो भी डायरेक्शंस आपको आ रही है उनको जरूर पूरा करें, डायरेक्शंस को फुलफिल करते रहें। अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी परीक्षा को खारिज या इनवैलिड कर दिया जाएगा, आपका बच्चा फेल हो जाएगा। आपको हर पास कैंडिडेट पे 300 रुपए मिलते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखें कि कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा हो वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करके ही एग्जाम दे रहा है। इसके अलावा मान लीजिए अगर एग्जाम के दौरान आपके यहाँ इंटरनेट या बिजली चली जाती है, तो आप कोशिश करें कि कैंडिडेट को 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जाम में लॉग इन करवाएं। उससे क्या होगा कि आपका कैंडिडेट दोबारा एग्जाम में जहां से उसने आंसर खत्म किए थे वहां से शुरू करके दोबारा आंसर सबमिट कर सकता है। 24 घंटे के बाद आपका कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाएगा दोबारा, और जो भी उसने जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे वो उतने फाइनल सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद वो दोबारा एग्जाम में नहीं बैठ सकता। जितने भी क्वेश्चंस के जवाब वहां पे रहे होंगे वो फाइनल होंगे, उसी पर कैंडिडेट का रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये तो कुछ मैंने आपको चीजें बताई हैं कि आप किस तरीके से एग्जाम करवाएंगे। अब हमारे कई वीएलईज हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा सेंटर ब्लॉक हो रहा है या हमारा सेंटर को बंद कर दिया जा रहा है। तो हमारी कर्नाटका टीम बहुत स्ट्रिक्टली उन वीएलईज को देख रही है जो गलत काम कर रहे हैं, जो बार बार पीएमजी दिशा गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारी टीम फिजिकल वेरिफिकेशन से और यहाँ बैठ के भी, अपने सेंटर पे बैठ के भी आपके सेंटर्स को चेक कर रही है, और गलत पाए जाने पे आपके सेंटर को ब्लॉक भी कर रही है। तो ये तो थी पीएमजी दिशा में ध्यान देने वाली बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा डायरेक्टली बात करते हैं कर्नाटका के ऑफिसर से जो पीएमजी दिशा वहां पे देख रहे हैं। मंजुनाथ, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स हाउ व्हाट स्ट्रैटेजी यू हैव फॉर आवर व्यूअर्स, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव आवर व्यूअर्स इन कर्नाटका। ओवर टू यू मंजुनाथ। ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಎಲ್ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಎಲ್ಇಸ್ಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 27 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 6.5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಎಲ್ಇಸ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಿ ಎಂ ದಿಶಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪಿ ಎಂ ದಿಶಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ 300 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 500 ಪರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಎಲ್ಇಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ DMDC ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 100%, 99 to 100% ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಂ ದಿಶಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೆಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 1 to 3 months ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಸ್ಗಳು 50 to 60% ಐಡಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ್ರಿ. ಸೊ 50 to 60% ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯತ್ತವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೇ ಪಿ ಎಂ ದಿಶಾ ಸಲುವಾಗಿ ಐಡಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಲ್ ಥ್ರೂನು ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ DMDCನೂ ಹೇಳತ್ತಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ CSC ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫ್ರಾಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ. ಫ್ರಾಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ DMs DCs ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರೆ DMDCs.
ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು 20 to 30% CSA ಇದು PMGSHID ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವ. ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಂಗ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನ್ರಿ, PMGSHID ಹೊಂದೋರು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತವ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವರು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, CSC ನಿಮ್ದು ID PMGSHA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ELIಗ್ನು ಅದು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಸೊ 25% 30% ನೀವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ VLEಸಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಲಾಸ್ ರೀ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ PMGSHA ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ DMDC ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂತ PMGSHA IDs ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ IDs ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ DMDC ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ PMGSHA IDs ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ PMGSHA ID. ಈಗ CSC ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ, ನಮ್ದು VLEಗಳು ಸೊ ಒಂದು ID-ದಾಗ 500 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತುಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ, CSC ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀರಿ. ನೀವು CSC ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ PMGSHA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, PMGSHA ಸಲುವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, that's all from Manjunath. So as Manjunath has clearly told our Karnataka VLEs, we are strictly watching every action, every move of VLEs. अगर आप कुछ गलत fraudulent activity में पकड़े जाते हैं तो हम आपके सेंटर को ब्लॉक कर देंगे. इसके साथ ही जो सेंटर्स ब्लॉक हुए हैं हम उनकी भी जांच कर रहे हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं. अगर सेंटर्स ओके पाया जाता है तो हम धीरे धीरे अनब्लॉक करके आपकी पेमेंट को रिलीज करते जा रहे हैं. With this, we want to conclude this session. We have a huge numbers in Karnataka to achieve. बहुत बड़ा target है जो अभी पूरा नहीं हुआ. We are expecting Karnataka VLEs to conduct examinations in good numbers, and we do have a drive on Thursday. Every Thursday we have PMGSHA drive. आप ज़्यादा से ज़्यादा exam करवाएं ताकि आपका जो target है वो achieve हो जाए. इसके साथ ही आपको नया टारगेट तभी मिलेगा जब हम एग्जिस्टिंग टारगेट पूरा करेंगे. अगर VLEs चाहते हैं कि उनका टारगेट बढ़े तो पहले अपना एग्जिस्टिंग टारगेट कंप्लीट करें. We have our team over here in Karnataka to help you out. You can contact Manjunath. We have a team in Delhi. You can also contact them. We have our system, ticket system, जहाँ पे आप अपनी queries answer कर सकते हो. तो इन सभी अपने सभी सवालों के जवाब के लिए आप मंजुनाथ और हमारी टीम कर्नाटका टीम से बात कर सकते हैं. हमारी टीम दिल्ली में भी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं. So let's I'm expecting a good impact on Karnataka VLEs and want to see good numbers from Karnataka in coming days. So thank you everyone for your time and patience. Thank you Manjunath for joining us on this session. Thank you everyone. With this we'll conclude everyone this session. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ.